हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 का है, बीयू का क्वेश्चन पेपर है ये हमारा। ठीक है, हमने जो है कुछ क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ गए? अगर आपको ऑडियो का इशू है तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, या फिर लो वॉइस है तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे आपके काम का बहुत सारा चीज मिल जाएगा। ठीक ना? जितना क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं कुछ और देख रहे थे, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक्सप्लेन मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेस एंड यूज इट टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस इन ए 2D स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, मोहर सर्कल जो है स्ट्रेस के लिए आपको बताना है, और 2D स्ट्रेस में कैसे इसका उपयोग करेंगे वो भी आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, मोहर सर्कल है क्या चीज। ठीक है, तो मोहर सर्कल क्या है, आप स्ट्रेस पढ़े होंगे। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक ना? तो आप स्ट्रेस पढ़े होंगे सर। तो इस स्ट्रेस को ग्राफिकली ग्राफिकली करने का मतलब फोटो के रूप में दिखाने का एक तरीका है मोहर सर्कल। ठीक है, इस चीज को, हमारा जो स्ट्रेस है उसको ग्राफिकली ग्राफिकली मतलब ग्राफ के सहारे या फिर फोटो के सहारे दिखाने का तरीका क्या है, मोहर सर्कल है। ठीक है, मोहर सर्कल क्या है सर, एक तरह का ग्राफिकल मेथड है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रेस को दिखाते हैं, स्ट्रेस को दर्शाने का तरीका है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके घर में आपकी मम्मी है। ठीक है, बचपन में गलती करता हूँ, मम्मी पीटती होगी, मम्मी जब बेलन उठा लेती है, इसका मतलब क्या है, मम्मी आपसे गुस्सा है या नाराज है। तो बेलन उठाना क्या है, गुस्सा दिखाने का तरीका है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से मोहर सर्कल क्या है सर, स्ट्रेस को दिखाने का तरीका है। अब स्वाभाविक है, नाम में सर सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, स्ट्रेस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए, सर्कल बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए होता है। पहला हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, कि किस साइज का सर्कल बनेगा। दूसरा, सर्कल का क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सर्कल बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक रेडियस एक सेंटर चाहिए। तो ये हम कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक्सिस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है पॉइंट लोकेट करते हैं। कौन कौन सा पॉइंट होता है, तीन चार तरह का इसमें आपको पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, एक आपको दिया रहेगा सिग्मा एक्स में लिखा हुआ होगा, एक सिग्मा वाई होगा, एक टॉ एक्स वाई होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है कि इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग को दो पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है सर, दो पॉइंट पकड़ना है। जैसे कि मान के चलो एक पॉइंट हमको मिला। पॉइंट जो है मिलेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना सीखेंगे तो आपको सीखेंगे कि यहाँ पे अगर मान के चलो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, दो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को प्लॉट कर दिए हम। बात समझ गए? दो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया। जैसे कि मान के चलो एक पॉइंट हमको मिला सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया। दूसरा पॉइंट मिला हमको क्या, सिग्मा वाई माइनस टॉ एक्स वाई। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। दो पॉइंट हमको मिला, दो को हमने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसका नाम मान के चलो हम लोग बी रख देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम ए रख दिया। तो दो पॉइंट मिला सर, ये दो पॉइंट कहाँ से आएगा, ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, कि सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, सिग्मा वाई का दिया रहेगा, टॉ एक्स वाई इसका वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग जो है दो गो पॉइंट प्लॉट कर देंगे, ए और बी। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे सर, कि जोड़ देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे सर, कि जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस पॉइंट को जब आप जोड़िएगा ना, तो इस ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और जनरली वो सेंटर कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, जब इस लाइन को आप जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर जनरली कहाँ पे आएगा, यानी कि इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट इस सर्कल इस एक्सिस पे होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा सर, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ए बी, ए बी हमारा क्या हो जाएगा सर, ये जो हमारा डिस्टेंस है ए बी, ये डिस्टेंस हमारा क्या दे देगा, डायमीटर दे देगा।
बात समझ में आ रही है? तो सर्कल हो गया, ए बी डायमीटर हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या दे देगा, इतना सा पार्ट, ये पार्ट हमको जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमको क्या दे देगा, रेडियस दे देगा। अब आपको सेंटर मालूम चल गया, ये रेडियस मालूम चल गया, तो इसके सारे हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है मतलब, लेकिन मान के चलो कि एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यही हमारा क्या है सर, मोहर सर्कल है। बात समझ में आ रही है? यही हमारा क्या है सर, मोहर सर्कल। कैसे ड्रॉ करते हैं पता चल गया। एक क्वेश्चन में आपको जो है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई इस तरह का वैल्यू दे देगा, इसके सारे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों लाइन को पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये पॉइंट को जोड़ने वाला ए बी लाइन क्या दिखाएगा सर, सर्कल का डायमीटर दिखाएगा। इस सर्कल का जो डायमीटर है, इसका हम लोग मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट जनरली इसी एक्सिस पे आता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट ले लेंगे सर, और उसके बाद क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट जो है वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर मिल गया, और ये डिस्टेंस रेडियस हो गया। सेंटर और रेडियस के सारे हम लोग ग्राफ पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। वो सर्कल क्या होगा, मोहर सर्कल होगा। ठीक है, चलिए। तो मोहर सर्कल हमारा क्या है सर, एक तरह का सर्कल है जिससे कि सारे हम लोग क्या दिखाते हैं, स्ट्रेस को दिखाते हैं। ठीक ना, एक तरह का सर्कल है जिसके सारे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ से हम लोग जो है इससे रिलेटेड और भी थ्योरी वगैरह देख लेते हैं। जो आपको अभी हम बोले हैं वही चीज हम लोग जो है यहाँ पे थ्योरी में देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। स्ट्रेस सिस्टम में हमारा जो है, हमको 2D स्ट्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे 2D स्ट्रेस सिस्टम है। ठीक है, 2D स्ट्रेस सिस्टम में आपको तीन चीज दिया रहता है। ये आपका क्या दिया रहता है, सिग्मा एक्स दिया रहता है जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है, सिग्मा वाई दिया रहता है जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और टॉ एक्स वाई दिया रहता है जो कि हमारा शियर स्ट्रेस होता है। ये किस केस में होता है सर, 2D स्ट्रेस सिस्टम में। इतना सा डाटा हमको दिया होता है। 90% जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो 2D से ही क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ रही है? 90% क्वेश्चन 2D से ही आता है, तो इसलिए इतना ही डाटा आपको दिया रहेगा। ठीक ना, चलिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सर, इस कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहर सर्कल। मोहर सर्कल कैसे बनाएंगे अभी आपको हम जो बताएं वही स्टेप बाय स्टेप है। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग शियर स्ट्रेस। यानी कि सबसे पहले इस तरह से एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये हमको क्या दिखाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस दिखाएगा, और ये ऊपर वाला आपको क्या दिखाएगा, शियर स्ट्रेस दिखा रहा होगा। ठीक, इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दूसरा, मार्क ए पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट बी मार्क करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट बी मार्क कर दिया है सर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस टॉ एक्स वाई। उसके बाद हम लोग ए बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमने लीजिए सर ए बी को कर दिया ज्वाइन। ए बी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा सर, ए बी को ज्वाइन करने के बाद आपको सेंटर दिखाई देगा, सर्कल का सेंटर दिखने लगेगा। ये रहा आपका सर्कल का सेंटर। ठीक है, विच सेंटर एट मिड पॉइंट। ये सेंटर जो है आपका कहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट पे होगा। ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट पे होगा, और इसको आप रेडियस मान के आप जो है एक सर्कल कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अति करके एक जो है इस तरीके से सर्कल यहाँ पे बना देंगे। यही हमारा मोहर सर्कल है सर। समझ गए? चलिए। अब हमारा जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझिए जरा। प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑकर्स एट पॉइंट्स वेयर शियर स्ट्रेस इज जीरो। प्रिंसिपल स्ट्रेस वहां पे होता है जहां पे शियर स्ट्रेस टॉ का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक ना, तो ये जो हमारा लाइन है, जहाँ हम लोग मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, सिग्मा दिखाते हैं, इधर शियर स्ट्रेस दिखाते हैं। इस पूरे लाइन पे हमारा शियर स्ट्रेस जीरो होता है। इस पूरे लाइन पे हमारा क्या होता है सर, शियर स्ट्रेस जीरो होता है, ये पूरे लाइन पे। तो ये पूरा लाइन हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा सर, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। और इस पे हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो हो गया। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो हमारा, इसमें क्या हो गया सर, शियर स्ट्रेस जीरो हो गया। तो इस लाइन पे जो भी हमको नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मिलता है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, इस लाइन पे, ये पूरा जो लाइन है, इस लाइन पे हमको जो भी नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मिलेगा वही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है।
बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया सर, ये यहाँ पे होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस हमारा जीरो होता है। शियर स्ट्रेस सर ये पूरे लाइन पे हमारा जीरो होता है, यानी इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी स्ट्रेस होगा, मान के चलो यहाँ पे हमारा सिग्मा 1 स्ट्रेस हुआ, यहाँ पे हमारा जो है सिग्मा 2 स्ट्रेस हुआ, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये पूरा लाइन हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, ये पूरा लाइन हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। बात समझ गए ना? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्ट्रेस निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई दिया रहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे सर, एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस कैसे निकलेगा हमारा सर, उसके लिए हम हमारे पास जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, एवरेज स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ मोहर सर्कल निकालने के लिए ये हमारा जो है यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लेंगे। ठीक, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एवरेज उसमें आर रेडियस जोड़ देंगे, सिग्मा 1 निकल जाएगा, सिग्मा एवरेज इसमें रेडियस घटा देंगे, सिग्मा 2 निकल जाएगा। सिग्मा 1 को हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और सिग्मा 2 को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमको एक और चीज निकालना होता है, वो क्या है, थीटा निकालना पड़ता है हमको। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज निकालना होता है, ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा बराबर 2 टॉ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिग्मा एक्स समझिएगा, समझ गए ना, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है मोहर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है हमारा मोहर सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग स्ट्रेसेस, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई, टॉ एक्स वाई दिया हुआ है, यानी कि ये 2D का केस है। ठीक है, यहाँ पे हमको टेंसाइल और कंप्रेसिव लिखा हुआ है कि कौन सा कैसा है। ठीक है, टेंसाइल के केस में हम लोग प्लस लेते हैं और कंप्रेसिव के केस में माइनस ले लेते हैं। बात समझ गए? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपसे दो चीज पूछा है, आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसका डायरेक्शन निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसका प्लेन निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 3 निकालें, सॉरी सिग्मा 2 निकालेंगे, कैसे कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले सर हमको सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स टेंसाइल लिखा हुआ है इसलिए प्लस 120 मेगा पास्कल। ठीक है, सिग्मा वाई जो है हमारा कंप्रेसिव लिखा हुआ है इसलिए माइनस 50 मेगा पास्कल। ठीक है, टॉ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है सर, 40 हमको दिया हुआ है, ये हो जाएगा 40 मेगा पास्कल। बात समझ गए ना? हमको क्या निकालना है, सिग्मा एवरेज निकालना है। सिग्मा एवरेज हमारा क्या हो जाएगा सर, सिग्मा एवरेज हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये हमारा क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस 120। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस 50 बाई 2। 120 माइनस 50 70 बाई 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 35 मेगा पास्कल हो जाएगा ये। समझ गए?
चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एवरेज निकल गया। अब हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, आपको तुरंत बताए थे सिग्मा 1 निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एवरेज प्लस आर, और सिग्मा 2 से हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस दिखाते हैं। हम लोग जो है अब क्या करेंगे सर, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, यानी कि सिग्मा 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एवरेज प्लस आर। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा, समझ गए। उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा एवरेज माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, आर बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा एक्स हमारा कितना दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स हमारा दिया हुआ है 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस टॉ एक्स वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, टॉ एक्स वाई हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 40 दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर। इसको जब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका रेडियस निकल के आएगा। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा आएगा रूट अंडर 8825 आ जाएगा। इसका डेसिमल वैल्यू लीजिएगा, कितना आएगा, 93.96 मेगा पास्कल हो जाएगा ये। बात समझ गए ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 1 निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सिग्मा एवरेज प्लस आर। सिग्मा एवरेज हमारा कितना है, 35 प्लस आर 93.96, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आएगा, सिग्मा 1 128.96 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेशन एक बार मिला लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हमसे जो है एरर कभी कभी हो जाता है। उसके बाद हम लोग सर यहीं से सिग्मा 2 भी निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एवरेज माइनस सिग्मा 2 क्या हो जाएगा सर, सिग्मा एवरेज माइनस आर हो जाएगा, यानी कि 35 माइनस 93.96, ये हमारा कितना निकल के आएगा, माइनस 58.96 मेगा पास्कल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। जहाँ प्लस है ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंसाइल, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव। टेंसाइल ये क्या कहलाएगा सर, कंप्रेसिव। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमने सर नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए कहा था, ये हमारा जो क्वेश्चन, सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए कहा था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर होता है, तो रेडियस के बराबर। तो आपने रेडियस भी निकाल लिया, ये देखिए हमने रेडियस निकाला है ना, ये रहा हमारा रेडियस, रेडियस का ये रहा वैल्यू। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है, यानी कि टॉप मैक्स जो है, ये किसके बराबर होता है, ये रेडियस के बराबर होता है। तो हमने रेडियस निकाल दिया, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हमको जो है ये प्लेन और इसका ये डायरेक्शन वाला काम बच गया है। ठीक ना, ये हमको क्या बच गया सर, डायरेक्शन वाला काम बच गया था। आइए हम लोग इसका डायरेक्शन वाला काम देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसमें आपको फॉर्मूला बताए होंगे, tan 2 थीटा बराबर
टू टॉ एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहां से हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे टॉ एक्स वाई का वैल्यू आप देखिएगा क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 40 बाय सिग्मा एक्स का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ सर? सिग्मा एक्स हमको दिया हुआ है 120 माइनस -50। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमको जो है 2 थीटा बराबर, कैलकुलेटर में हमने डाल के इसको सॉल्व किया है, कैलकुलेटर में डालिएगा tan इनवर्स लिखिएगा, ये आ जाएगा अपने आप। ठीक ना, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर हो जाएगा 25.2 डिग्री आता है, 25.2 डिग्री आता है। इसलिए यहाँ से हमारा जो थीटा निकल के आएगा, थीटा बराबर कितना निकल के आएगा? 25.2 का आधा होता है 12.6। देयरफॉर थीटा अप्रोक्सीमेटली 12.6 डिग्री ये थीटा निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है हमको क्या क्या निकालने दिया सर? सबसे पहले हमसे सिग्मा 1 निकलवाया, ठीक है, और सिग्मा 2 निकलवाया। ठीक, उसके बाद हमसे जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा था तो हमने टॉ मैक्स निकाल दिया, जो कि किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर होता है। फिर हमसे इसका प्लेन का डायरेक्शन पूछा था तो हमने थीटा निकाल दिया, हमारा काम हो गया। तो इतना चीज आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर देगा इस तरह से, उसमें ये 3 चीज आपको निकालना पड़ता है। समझ गए ना? हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप देख लीजिएगा जोड़ घटाव में कहीं गलती हुआ हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या कहता है सर? अगला सवाल कहता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, यानी कि ई, के और पॉइजन रेशियो न्यू, इन तीनों में रिलेशन निकालिए। ठीक है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है? ये होता है सर ई बराबर 3k × 1 - 2 न्यू, ये रिलेशन होता है इसके बीच में। ठीक है, ये हमारा जो है रिलेशन होता है। आपको क्या करना है? इसको डिराइव करना है। आपको क्या करना है? इसको डिराइव करना है। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग का केस लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग सर? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का केस लेते हैं। अब सवाल है सर, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता क्या है? समझ गए ना? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में हमारा क्या होता है कि हमारा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे सारे साइड से सेम प्रेशर लग रहा होता है। ठीक ना, कोई भी चीज पे हमारा जो है ना हर एक साइड से इक्वल प्रेशर लगता है। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के केस में क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी पॉइंट है तो वहां पे हर एक साइड से इक्वल प्रेशर लग रहा होगा। समझ गए? तो हम लोग जो है केस किस चीज का लेंगे? इस चीज को फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग सर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का केस लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एजम्पशन क्या लेंगे? कोई भी डिराइवेशन करते हैं उसमें हम लोग एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या लेंगे? लेट ए मटेरियल बी सब्जेक्टेड टू, let a material be subjected to hydrostatic pressure प्रेशर ना लिख के हम लोग हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन खाली लिख देते हैं। लेट ए मटेरियल बी सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन। ठीक है, अब हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है सर? बल्क मॉडुलस ई और पॉइजन रेशियो के बीच में निकालना है। तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में हमारे पास जो है, ठीक है,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। वी नो, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं सर? हम लोग जानते हैं मतलब तुम नहीं जान रहे, लेकिन हम तो भाई जान रहे हैं ना। अगर तुम किताब पढ़ोगे तो किताब में ये बात लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, फॉर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग, हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के लिए, वो हमारा कितना होगा सर? ये हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ई भी से दिखाते हैं, एप्सिलॉन वी से दिखाते हैं। ये हमारा कितना हो जाता है सर? ये होता है सिग्मा बाई 3 सिग्मा बाई ई, 3 सिग्मा बाई ई 1 - 2 म्यू होता है। बात समझ में आ गई? 3 सिग्मा बाई ई 1 - 2 म्यू होता है। और यहाँ पे हमको म्यू ना देख के न्यू से दिखाने के लिए कह रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे म्यू के बदले म्यू से दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? सिग्मा हमारा क्या है? स्ट्रेस है। ई क्या है सर? यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के केस में, ई भी बराबर 3 सिग्मा बाई ई 1 - 2 न्यू। ठीक है ना, आप कोई भी बुक में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमने डिराइव करने के लिए केस ही लिया है, किसका? हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन ले लिया सर। इसमें कुछ गलत नहीं है, हम लोग ऐसे ही लेते हैं, सबसे सिंपल डिराइवेशन आपको हम बता रहे हैं। समझ गए? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑल्सो नो, हम लोग ये भी जानते हैं कि बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है? सिग्मा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है किस चीज का सर? बल्क मॉडुलस का। बात समझ गए? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? बल्क मॉडुलस को किससे दिखाते हैं हम लोग? के से दिखाते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा सर? ऊपर हो गया सिग्मा, और नीचे हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि 3 सिग्मा बाय ई 1 - 2 न्यू। बात समझ में आ रही है? इसको जब आप अरेंज कीजिएगा, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा हमारा कट जाएगा, ई चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अरेंज कीजिएगा ना, इसको काट छाट के अरेंज कीजिएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? ई को उधर भेज दीजिए। ई बराबर 3 के 1 - 2 न्यू मिलने वाला है। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था, यही फॉर्मूला हमारा आ गया। रिक्वायर्ड रिलेशन, यही रिलेशन आपको निकालना था। ठीक है, ये रिलेशन कैसा है सर? सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन ले लिया। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है 3 सिग्मा बाई ई 1 - 2 न्यू।
ठीक है, बल्क मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस हमारा सिग्मा हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 सिग्मा ई 1 माइनस 2 न्यू। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये सिग्मा कट जाएगा, ठीक है, और ई जो है ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ई ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला सारा टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3k 1 माइनस 2 न्यू, इधर ई बच जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा इतना आ जाएगा। यही हमारा डिराइवेशन है, एकदम सिंपल और 3 लाइन का डिराइवेशन है। बात समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? एक्सप्लेन द फेलियर थ्योरीज फॉर मटेरियल्स अंडर कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सिंग। कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन के अंदर जो है आपको फेलियर थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये थ्योरी हमारा है क्या सर? तो हमारे पास टोटल ना 4 थ्योरी है इसमें। ठीक है, 4 थ्योरी आपको बताना है, वो क्या है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि जब कोई शाफ्ट हमारा जो है, ठीक है, शाफ्ट आप समझते हैं ना, इस तरह का गोल ऐसा होता है। ठीक है, शाफ्ट जो है जब उसको सब्जेक्ट किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों को एक साथ लगाया जाता है। जब किसी शाफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों एक साथ लगता है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लगता है, इट एक्सपीरियंसेस कंबाइंड नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। उस पे कंबाइंड नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दोनों एक साथ लगता है। ठीक है, फेलियर थ्योरीज आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट यील्डिंग और फ्रैक्चर। यील्डिंग और फ्रैक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ फेलियर थ्योरी जो है इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जब किसी शाफ्ट को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों के एक साथ, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दोनों लगता है। ठीक, और वहां पे हम लोग को जो है यील्डिंग और फ्रैक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए फेलियर थ्योरी लगता है। तो उसमें 4 थ्योरी है, वही 4 थ्योरी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमारा थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है, ये थ्योरी आपका ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कास्ट आयरन के केस में लगता है। ठीक ना, ये किस केस में लगेगा सर? कास्ट आयरन के केस में लगेगा। ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कास्ट आयरन के केस में ये थ्योरी हमारा लगता है। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार इसका मतलब है कि फेलियर तब होता है जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मटेरियल का यील्ड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाए सर? यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाए, तो हमारा कोई भी चीज फेल कर जाएगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है सर? ब्रिटल मटेरियल। एग्जांपल में पूछेगा तो क्या कहिएगा? कास्ट आयरन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है कि फेलियर आपका तब होगा जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाए। कहाँ पे लगेगा सर? ब्रिटल मटेरियल के लिए। एग्जांपल कास्ट आयरन। अगला थ्योरी हमारा क्या है सर? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में इसमें क्या होता है कि ये आपका थ्योरी जो है ना डक्टाइल मटेरियल के लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है सर? डक्टाइल मटेरियल के लिए लगेगा। ठीक है, जैसे कि माइल्ड स्टील, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? माइल्ड स्टील इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि आपका फेलियर तब होता है जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाए? यील्ड या सिंपल टेंशन के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसके अनुसार आपका फेलियर कब होता है? जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाए? यील्ड या सिंपल टेंशन के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो तीसरा फेलियर थ्योरी है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक ना, इसके अनुसार हमारा क्या होता है? ये जो है इलास्टिक मटेरियल में इस्तेमाल होता है। इसके अनुसार जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? यील्ड पॉइंट के बराबर होगा फेलियर के समय। तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या कहता है? फेलियर आपका जिस समय हो रहा होगा उस समय टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है किसके बराबर होगा? यील्ड पॉइंट के बराबर होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे लगता है सर? ये इलास्टिक मटेरियल में लगता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितना भी थ्योरी है सारा हमारा जो है फेलियर के समय ही लग रहा है। पहला वाला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए, दूसरा वाला डक्टाइल मटेरियल के लिए, तीसरा वाला इलास्टिक मटेरियल के लिए लगता है। ठीक है, और चौथा वाला जो हमारा है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको हम लोग वॉन मिसेस थ्योरी भी कहते हैं। इसके अनुसार हमारा क्या होता है? फेलियर ऑकर्स व्हेन डिस्टॉर्शन एनर्जी रीचेस क्रिटिकल वैल्यू। फेलियर तब होता है जब डिस्टॉर्शन एनर्जी क्रिटिकल वैल्यू को रीच कर लेता है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू जहां पे आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हम सुनते हैं ना कि सिचुएशन क्रिटिकल है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, बच भी सकता है, मर भी सकता है।
उसी तरीके से डिस्टॉर्शन एनर्जी का जो है जब क्रिटिकल वैल्यू पहुंच जाता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी मतलब अब ये जो है कुछ भी हो सकता है इसके साथ, तो वैसे कंडीशन में आपका फेलियर हो जाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? डक्टाइल मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है कंबाइंड लोडिंग के केस में। बात समझ में आ रही है? तो आपको सारा थ्योरी याद रखना है कि कौन सा फेलियर थ्योरी कहाँ पे काम आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है सर? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो हमको चार क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग चारों का देख लेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। समझ गए? तो ये रहा आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा माइल्ड स्टील का क्या है सर? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। इस एक्सिस में हम लोग स्ट्रेन दिखाते हैं और ऊपर वाला एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस दिखाते हैं। ग्राफ हमारा इस तरीके से कुछ दूर तक सीधा जाता है, फिर हल्का ऊपर जाता है, फिर नीचे झुकता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है। इस पॉइंट से, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे तुम पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से इधर का एरिया इलास्टिक रीजन कहलाता है, इस पॉइंट के इधर का एरिया हमारा प्लास्टिक रीजन कहलाता है। यानी बी से लेकर एफ तक का एरिया प्लास्टिक रीजन कहलाएगा, बी तक का एरिया इलास्टिक रीजन कहलाता है। पॉइंट ए आपका जो है प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है सर ये हमारा कर्व है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है सर कि इनिशियली हमारा जो है स्ट्रेट रहता है। आप शुरू में देख सकते हैं कि 0 से ए तक हमारा लाइन स्ट्रेट है, और जहां पे लाइन स्ट्रेट है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, जो कि मार्क करता है क्या? एंड ऑफ लिनियरिटी। प्रोपोर्शनल लिमिट ये बताता है कि अब यहाँ से जो है ग्राफ हमारा सीधा नहीं जाएगा, अब यहाँ से टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। यील्ड पॉइंट इंडिकेट करता है क्या? स्टार्टिंग ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अल्टीमेट स्ट्रेस जो है मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर फ्रैक्चर उसके बराबर होता है। फ्रैक्चर पॉइंट शो करता है मटेरियल फेलियर को। एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स टफनेस। ये जो कर्व है इसके अंदर का एरिया जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? टफनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है सर? टफनेस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है सर? हुक्स लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हुक्स लॉ और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, तो हुक्स लॉ हमारा क्या कहता है? हुक्स लॉ एकदम सिंपल है। ये हमारा क्या कहता है सर? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस यानी कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, कब? इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, यही आपका क्या? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, यही है हुक्स लॉ और कुछ नहीं है। कहाँ तक होगा सर? इलास्टिक लिमिट तक होगा। अब इससे रिलेटेड क्या है सर? हमको तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने का है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसका सिग्निफिकेंस बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है सर? बेसिस है इलास्टिक एनालिसिस का। हमारा जो इलास्टिक एनालिसिस होता है वो इसी के आधार पे होता है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं सर? इलास्टिक कांस्टेंट निकालते हैं, यूज टू डिटरमाइन इलास्टिक कांस्टेंट। ये वैलिड है किसके लिए? ज्यादातर इंजीनियरिंग मटेरियल एट लो स्ट्रेस उसके लिए वैलिड है। हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन। इससे हम लोग जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन और डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन में इससे मदद मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यूलर्स बकलिंग थ्योरी और बोथ एंड पिन कॉलम। आपको जो है यूलर का बकलिंग थ्योरी या फिर बोथ एंड पिन कॉलम, उसके लिए आपको क्या करना है? एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो यूलर का एक थ्योरी आया था किसके लिए? कॉलम के लिए। ठीक है, कॉलम के लिए एक थ्योरी आया था सर। उस केस में ये जो है ना क्रिटिकल लोड निकालने का फॉर्मूला बताता है। ठीक है, वो क्या बताता है? क्रिटिकल लोड निकालने का फॉर्मूला बताता है। फिर कॉलम में हमारा जो है चार केस बनता है। ठीक है, हर केस के लिए अलग अलग थ्योरी है। तो हमको कौन सा केस दिया है सर? हमको दिया है बोथ एंड पिंड केस। ठीक है, हमको कौन सा केस दिया है? बोथ एंड पिंड का केस दिया है। उस केस में जो हमारा जो है क्रिटिकल लोड का जो थ्योरी होगा वो आपको हम बता देते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा होगा सर। क्रिटिकल बकलिंग लोड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? पीसीआर बराबर
पीसीआर बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर हो जाएगा पीसीआर बराबर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर इसका एजम्पशंस देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या एजम्पशन मान के ये फॉर्मूला निकाले हैं। तो कॉलम को हम लोग लॉन्ग और सिलेंडर माने हुए हैं। ठीक है, लोड हमारा परफेक्टली एक्सियल लगेगा, मटेरियल हमारा इलास्टिक और होमोजेनस होगा, एंड हमारा पिंड होगा, इसी को हम लोग हिंज भी कहते हैं। आपको बुक सब में ना बोथ एंड पिंड ना लिख के हिंज भी लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि वही केस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट एंड टॉर्सन फॉर्मूला। टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट और टॉर्सन फॉर्मूला आपको बताना है। तो टॉर्सन हमारा क्या, ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। जैसे कि हमारा मान के चलो इस तरीके से हमारे पास जो एक सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें हम लोग सर टॉर्क लगा देते हैं। ठीक है, टॉर्क लगा देते हैं तो इसको हमारा क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। जैसे तुम बोतल का जो ढक्कन होता है उसको पकड़ के घुमाते हो ना, उसी को हम लोग ट्विस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पकड़ के जो घुमाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग कहते हैं। तो हम लोग जो है सर शाफ्ट को क्या करते हैं, जब टॉर्क लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ठीक ना, तो उस केस में हमारा जो टॉर्सनल इक्वेशन आता है, एकदम बड़ा फेमस इक्वेशन है, इसका आपको प्रूफ भी याद रखना पड़ेगा। टी बाई जे बराबर टॉ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। टी बाई जे बराबर टॉ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा टी जो है टॉर्क बताता है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है, टॉ शियर स्ट्रेस बताता है, आर रेडियस बताता है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताता है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट बताता है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आपका हो गया सर यहाँ से खत्म। तो इस पे हमने शॉर्ट नोट्स आपको बता दिया है इस पार्ट में, इतना ही। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हुआ है दूसरे पार्ट में भी होगा, तो आप मिल के देख लीजिएगा। ठीक है, जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो खुद से भी कर सकते हैं। समझ गए ना। वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हम उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।